Hello dear students, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 7 के लिए है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट है, जो था इंडियन हिस्ट्री एंड द मेडिएवल पीरियड। मेडिएवल पीरियड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब चैप्टर हम लोगों के 2 में दिया हुआ है और उसको हम स्टार्ट करते हैं। नए नए किंग का जो उद्भव हुआ, इमरजेंस हुआ, इमर्ज किया नए नए किंग्स और किंगडम्स वगैरह, कौन कौन थे, कौन कौन इम्पोर्टेंट थे, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे इस चैप्टर में। उससे पहले मैंने कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग लिख दी है, उसे आप राइट डाउन कर लीजिएगा और पास कर लीजिएगा। तो देखते हैं किस टाइप के किंगडम्स का मतलब कहाँ पे किंगडम्स का ये हुआ, इमरजेंस हुआ और कौन कौन से राजा आए देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टी टू राइज आउट द साउदर्न इंडिया वाज दैट ऑफ द चोलर्स। ये चोलर्स डायनेस्टी है जो सबसे ज्यादा सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है, और वो है कहाँ का, साउदर्न इंडिया मतलब दक्षिणी भारत का है। वहाँ पे मतलब जो भी नए नए किंगडम्स पूरे इंडिया में है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो चोलाज है, चोलाज डायनेस्टी है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर डायनेस्टी, चालुक्याज, पालवाज, पांड्याज, राष्ट्रकूटाज, their origin are not traced from outside but very much from the south itself। इन जो भी ये चालुक्याज है, पालवाज है, पांडवाज है, जो इनका ओरिजिन था, जहाँ पे ये थे मतलब जहाँ पे राज करते थे वहां पे इनका ओरिजिन नहीं मिलता है। मगर ये जो थे चोलाज जो थे, इनका जो ओरिजिन है ये साउथ में ही मिलता है, मतलब साउथ का बाहर का नहीं है, साउथ में ही इनका ओरिजिन मिलता है। इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, नए नए वंश का कैसे मतलब उद्भव हुआ, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इन द एंड ऑफ 7th century many new dynasties such as गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज, पालाज, चोलाज एंड चाहमानस, जिसको हम चौहान भी बोलते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान आए थे, मतलब उन्हीं का डायनेस्टी का नाम चाहमानस था। इमर्ज इन इंडिया मतलब ये गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पालाज, चोलाज एंड चाहमासा, ये सब जो डायनेस्टी थे इन्होंने इंडिया में इमर्ज किया। कब किया? 7th century में, 7th century के टाइम में। All these kingdoms had the desire to build an empire and therefore continually fought with each other to gain control over the neighboring territory। अब देखिए ये सब जितने भी मतलब किंग्स का भी आप लोगों ने नाम, गुजरात का तिहारा हो गया, राष्ट्रकूटा हो गया, पालाज हो गया, चोलाज हो गया, चाहमासा हो गया, ये सब मतलब अपने एम्पायर को बड़ा बनाना चाहते थे, और बड़ा बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ता था, एक दूसरे से लड़ाई करना पड़ता था, फाइट करना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था, मतलब एक दूसरे का रीजन को कैप्चर करने के लिए। तो बहुत सारा फाइट्स वगैरह हुआ इस रीजन को कैप्चर करने, अपने नेबरिंग रीजन को कैप्चर करने, नेबरिंग के टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए। द किंग्स ऑफन टू रीच लैंडलॉर्ड एंड वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एज देयर सबऑर्डिनेट और समानदार। अब जो किंग्स हुआ करते थे इस टाइम पे, वो लोग अपना जो रीजन है, उनका जो इन्फ्लुएंस ऑफ रीजन है, वो जहां तक उनका साम्राज्य है, वो कैसे चलाया करते थे। किंग्स मान लीजिए अगर बिहार का कोई किंग है तो उसको पूरे बिहार में देखना है, मगर पूरे बिहार को कैसे देख पाएगा? बिहार तो छोटा सा जगह नहीं है जहाँ पे एक ही दिन गए और देख लिए सब चीज। वही बिहार में अगर किंग उस टाइम पे जबकि गाड़ी वगैरह नहीं हुआ करती, तो उस टाइम पे जो भी रथ वगैरह थे या घोड़े वगैरह से उस टाइम में ट्रैवल वगैरह हुआ करता था, तो उस टाइम में किंग कैसे देख पाता? तो वो किंग क्या करते थे, जैसे ये किंग है, ये अपना सबऑर्डिनेट को रख दिया करते थे। सबऑर्डिनेट मतलब उसके अंदर में रह के काम करेगा, उसके अधीनस्थ में रहेगा और उसका काम करेगा। और ये जो सबऑर्डिनेट थे, ये मतलब लोकल रीजन में, इसको लोकल रीजन में ये जो रहा करते थे, ये लोकल रीजन में रहा करते थे, ये लोकल रीजन में ये रहा करते सबऑर्डिनेट वगैरह। जैसे अगर दरभंगा का राजा था, तो दरभंगा का राजा दरभंगा के लिए तो लोकल हुआ, तो उनको जैसे बिहार का कोई किंग है, वो दरभंगा राजा को बोले तो मतलब तुम मेरा सबऑर्डिनेट बन जाओ, या हम तुमको अपना
ऑर्डिनेट बनाते हैं और तुम दरभंगा पे राज करो, और दरभंगा में जो भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट होगा या जो भी आर्मी वगैरह फॉर्म करोगे, उस सब चीज वो रेवेन्यू वगैरह जो होगा वो हमको पहुंचाओ, और हम मेरा आर्मी वहां पे मतलब फॉर्म करो, वहां पे मेरा आर्मी बनाओ। तो इस तरह से किंग काम किया करते थे। किंग अपना मतलब रीजन को छोटे छोटे सबऑर्डिनेट में बांट दिया करते थे, और उस सबऑर्डिनेट में कुछ आदमी को रख दिया करते थे, वो आदमी उस पर रूल करता था, और उससे रेवेन्यू प्राप्त करके या मिलिट्री फॉर्म करके वो किंग को हेल्प किया करता था। उसको सामंताज में बोलते थे हम लोग हिंदी के भाषा में, उसको सामंताज बोलते थे। They provided military support to the king and they are expected to bring gift for the king। अब देखिए वो मिलिट्री सपोर्ट, ये जो भी सबऑर्डिनेट थे वो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। ये किंग को क्या प्रोवाइड करते थे? मिलिट्री सपोर्ट। गिफ्ट्स वगैरह सपोर्ट और गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे। गिफ्ट्स वगैरह मतलब रेवेन्यू वगैरह उनको लोग देते थे उनको। और द ओवरलॉर्ड द किंग्स बिकम इंक्रीजिंगली डिपेंड ऑन देयर चीफ्स फॉर मेकिंग केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। अब देखिए ये जो किंग्स थे ये इसको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया करता था, ये रेवेन्यू वगैरह जनरेट करके इनको दिया करते थे। ये धीरे धीरे ये जो किंग्स था ये इन पे डिपेंड होता गया, मतलब तुम ही जो काम करेगा हम कुछ नहीं, मतलब हम बैठ के आराम से तुम जनरेट करो जो भी है और हमको प्रोवाइड करो, मतलब जो भी पैसा वगैरह है मिलिट्री सपोर्ट हमको दो, ठीक से काम तुम करो मगर तुम रहेगा मेरे अंदर ही। तो ऐसे ही ये इनका जो ये था डिपेंडेंट था, तो वो बढ़ता गया, किन पे बढ़ता गया? ये सबऑर्डिनेट पर बढ़ता गया। अब देखते हैं, और यही सबऑर्डिनेट ये जो किंग था इसके डिफरेंट रीजन में प्रशासनिक कार्य किया करते थे। The rudimentary administrative system headed by the tribal chieftains was transformed by the number of regional republic or hereditary monarchies that devised ways to appropriate revenue and to constrict labor for expanding the area of settlement and agriculture far east and south। अब देखिए ये जो रूडिमेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन था जो पहले से जो चलता आ रहा था, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन शासकीय व्यवस्था जो भी थी, वो प्रशासन जो भी थी जो पहले से चलता था, उसको ये उसमें चेंज आया। उसमें चेंज कैसे आया? पहले होता था कबीला वगैरह, तो कबीले का सरदार वगैरह हुआ करता था, तो सरदार ही वहाँ पे शासन किया करता था। मगर अब उसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन लाया, उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, और वो चेंज होके नया तरीका का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली सिस्टम स्टार्ट हुआ। और रीजनल रिपब्लिक एंड हेरिडिटरी मोनार्की, ये जो हेरिडिटरी मोनार्की है मतलब ये जो राजतंत्र का जो भी आनुवंशिक जो मतलब वाद जो होता है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उस तरह से मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन ये हुआ। द एरिया ऑफ सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर फार्मेसी। अब ये जो था पहले क्या होता था, कबीले का सरदार वगैरह ये क्या करते थे, तो वो क्या करते थे अपना छोटा सा जो एरिया होता था वही छोटा सा एरिया वो लोग लेके संतुष्ट रहते थे। मगर इनको तो अब बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, तो इसके लिए बड़ा सा एरिया लोगों को जरूरत पड़ता था। तो ये लोग क्या करते थे, मतलब पहला रूडिमेंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ। किसमें चेंज हुआ? रीजनल रिपब्लिक में, मतलब क्षेत्रीय गणतंत्र में, और उसको या नहीं तो हेरिडिटरी मोनार्की में, मतलब अनुवांशिक साम्राज्य राजतंत्र में उसको मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो। और ये क्या करते थे, जो भी रिपब्लिक करते थे, जो भी रिपब्लिक रीजनल हुआ करते थे, ये लोग क्या करते थे, मतलब बहुत सारे मतलब एरिया को लोगों को कवर करना है, और बहुत सारे मतलब एरिया को कवर करना है, उसके लिए इन लोगों को बहुत चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? जैसे आज मतलब यहाँ पे मतलब दरभंगा में अगर मान लीजिए दरभंगा को अगर
कैप्चर करना है तो उसके लिए पहले से ही इसको बहुत चीज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना, मिलिट्री वगैरह बनाना पड़ेगा। और इसके लिए ये लोग क्या करते थे, जो भी लेबर क्लास के लोग रहते थे उनको ये लोग अपने में शामिल करते थे, मतलब आर्मी फॉर्म करते थे। और जो भी एरिया उनको कैप्चर करना होता था वहां पे वो लोग भेज के, तो पहले तो भेजते थे और एरिया कैप्चर कर लेते थे। उसके बाद वहां के आदमी को देख रहे कि अब इसके अंदर में ये आ गया है, तो क्या करते थे वहां पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करते थे। तो एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद वहां का आदमी भी संपन्न से रहा और इनका एरिया भी बढ़ गया, दोनों साथ साथ होते चला गया। तो इस तरह से जो भी किंग्स वगैरह थे वो साउथ और ईस्ट की तरफ फैला रहे थे, अपने साम्राज्य को मतलब एक्सटेंड कर रहे थे। बियॉन्ड द नर्मदा रिवर के मतलब बियॉन्ड में देश इमर्जेंट स्टेट कलेक्ट रेवेन्यू थ्रू ऑफिशियल मेंटेन आर्मी बिल्ड न्यू सिटी एंड हाईवेज बाय 600 BC 16 such territorial power including the Magad, Kosala, Kuru, Gandharva stretches across the north plain from modern day Afghan to Delhi, अफगानिस्तान to बांग्लादेश। अब देखिए ये जो नया जो भी ये साम्राज्य न्यू किंग्स वगैरह आया, नया किंगडम्स वगैरह आया, वो क्या किया, वो अपना जो ये एक्सटेंड तो किया और जो भी रेवेन्यू वो लोग जनरेट करते थे, अपना पैसा वो जो लोग जनरेट करते थे उसको कैसे जनरेट करते थे, ऑफिशियली मतलब जैसे सब ऑर्डिनेट को दे दिया और सब ऑर्डिनेट जितना भी वहां पे आदमी लोग हैं, फार्मर लोग हैं, किसान लोग हैं, उनसे पैसा लिया, मतलब जो भी प्रोडक्ट वो लोग बेचा उसमें उन लोगों को टैक्स लगाया, टैक्स से सबऑर्डिनेट के पास पैसा आया, जो पैसा सबऑर्डिनेट के पास आता था वो पैसा फिर किंग के पास चला जाता था। तो इस तरह से यानी ये सब जो काम होता था ये ऑफिशियली काम होता था। तो ये जो पैसा था उसको मेंटेन करके वो जो पैसा था उसको विभिन्न टाइप के कामों को मेंटेन करने में लगाया जाता था। जैसे क्या, जैसे मेंटेन आर्मी को मेंटेन कर, बहुत लोगों को बहुत सारा जगह को कैप्चर करना होता था, इसलिए आर्मी को बढ़ाना पड़ता था हर एक समय पर। इसके लिए उन लोगों को पैसा की बहुत जरूरत रहता था। तो वो लोग क्या करते थे, मतलब ये जो रेवेन्यू जनरेट होता था उससे आर्मी को मेंटेन करते थे, नया बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे, रोड्स वगैरह बनाते थे। तो लगभग 16 ऐसे मतलब राजा का उदय हुआ इसमें। उसमें से कुछ हम लोग जो बहुत प्रसिद्ध हुए उसमें वो थे मगध, कौशल, कुरु, गंधर्व, ये सब जो थे वो बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध हुए। साथ ही इन लोगों का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, इन लोगों का जो क्षेत्र था वो कहां से कहां था, उस टाइम में नॉर्थ इंडिया प्लेन, हम लोग आप लोग ने पढ़ा होगा नॉर्थ इंडिया प्लेन में, जैसे ये इंडिया है तो ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है इंडिया का, इसको नॉर्थ इंडियन प्लेन बोला जाता है। तो ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक ये फैला हुआ था। तो ये जो मतलब राजा थे, इन लोगों का जो एरिया इन्फ्लुएंस था वो अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक फैला हुआ था। द न्यू किंग मेंटेन द रिलेशन विद देयर समानता एंड एसोसिएशन ऑफ peasant traders and Brahmin in order to get share from their product and collect from their। नए जो किंग थे वो जो मतलब अपना जो रिलेशन था उनका वो बना के रखते थे। किससे बना के रखते थे, सबऑर्डिनेट समानता से बना के रखते ही थे। साथ में जो भी लेबर क्लास का जो लेबर यूनियन, अभी जो लेबर यूनियन होता है उस समय भी अगर बहुत सारा लेबर है तो उनका कोई तो मतलब प्रतिनिधि होगा ना, तो उसके साथ इनका संबंध रहता था किंग का। और क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स के साथ इनका संबंध रहता था और ब्राह्मण लोगों के साथ इनका संबंध रहता था। तो ये ट्रेडर्स वगैरह जो भी पैसा जनरेट करते थे वो उसका जो कुछ पार्ट जो होता था वो किंग को दिया करते थे। वो जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया था जो हाँ आप हमको इतना पैसा आप ट्रेड कीजिए मगर आप उतना पैसा दीजिए। लेबर यूनियन के जो एसोसिएशन मतलब एसोसिएशन ऑफ द लेबर जो हुआ करते थे उनको बोला करते थे आप जो लेबर को मतलब काम करवा रहे हैं उससे जो भी पैसा जनरेट हो रहा है उसका पैसा का कुछ पार्ट हमको दिया करें। तो ऐसे किंग मेंटेन करता था, रेवेन्यू को जनरेट करता था और मेंटेन बहुत सारी चीजों को मतलब मेंटेन करने में लगाया करता था। All the ruling dynasty of the early medieval period had their own area of influence। जो भी अर्ली मेडिएवल पीरियड में जो भी डायनेस्टी आया उनका अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहता था, अपना क्षेत्र रहता था। बट दे ऑफन ट्राई टू कंट्रोल अदर एरिया फॉर मोर वेल्थ। अब देखिए अगर
मैंने आपको बताया था ना, जो अगर दूसरे एरिया को कैप्चर करना है तो उसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। साथ ही उसका फायदा क्या होता है, एक तो आर्मी वगैरह का हम लोग जनरेशन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को जनरेशन करना होता है। साथ ही फायदा क्या होता है, फायदा यह होता है अगर किसी एरिया को आप लोग कैप्चर किया, किसी ने कैप्चर किया तो उस एरिया में जितना भी वेल्थ होगा वो उसका हो जाता था। तो इसीलिए जो अपने मतलब एरिया को जो इन्फ्लुएंस था तो था ही, मगर दूसरा का भी कंट्रोल मतलब क्या करने में लगा रहता था। क्यों? क्योंकि उससे वेल्थ जनरेट होता है। वन सच एरिया वाज कन्वर्ट इन द गंगेस वैली व्हिच लेड टू द ट्राइपार्टीट स्ट्रगल फॉर सेंचुरी। अब ये एक ऐसा मतलब इवेंट है जिसमें कन्नौज, वन सच एरिया वाज कन्नौज इन गंगेस वैली व्हिच लेड टू ट्राइपार्टीट स्ट्रगल। एक एरिया था कन्नौज वैली, कन्नौज का जो एरिया था जो कि गंगा के वैली में था, गंगा की घाटी में था। वो ये जो कन्नौज है इसके लिए बहुत सारे मतलब लड़ाई हुआ करती थी और इसमें मतलब त्रिपक्षीय या त्रिपक्षीय संघर्ष चला। कितने दिन के लिए चला? मतलब सालों, 100 साल, लगभग 100 साल के लिए इसके लिए चला। अब देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट हम लोगों का जो भी ये आया, क्या बोलते हैं, डायनेस्टी का है, उसके बारे में हम जानते हैं। द पालाज बिटवीन 8th and 10th century AD, a number of powerful empire dominated the eastern and northern part of India. बहुत सारे पावरफुल एम्पायर डोमिनेट कर रहे थे किसमें? इंडिया के ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट में। द पाला डायनेस्टी, पाला किंग धर्मपाला सन ऑफ गोपाल रिगेन फ्रॉम late 18th century AD and early 9th century AD नर्मदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वेयर वांट वाज धर्मपाला। ये जो पाला डायनेस्टी था ये कब आया? ये अर्ली मतलब लेट 8th सेंचुरी, 8वां जो सेंचुरी था, 8th जो सेंचुरी था उसका लगभग खत्म होने के कगार पर और 9th सेंचुरी के शुरुआत तक इसके बीच में इनका जो स्पान था, ये जो मतलब ये जितना दिन ये क्या बोलते हैं राज किए, इनका यही पीरियड था। कौन सा पीरियड था? लेट 8th सेंचुरी और इनिशियल टाइम ऑफ 9th सेंचुरी। इतने दिनों के बीच इन्होंने राज किया और इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट काम था इन्होंने दो यूनिवर्सिटी बनाई जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, जो जिनका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही पाला डायनेस्टी के मतलब रूलरों ने फॉर्म किया था, बनाया था, धर्मपाला ने बनाया था। अब है द सेना एक डायनेस्टी था, उसके बारे में जानते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर देख लीजिए। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पाला द सेना डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन बंगाल। पाला डायनेस्टी का जो मतलब डिक्लाइन हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद सेना डायनेस्टी ने अपना रूल को एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया। कहाँ? बंगाल में। द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज सामंत सेन इसका फाउंडर था। इसका मतलब जो फाउंडर था वो सामंत सेन था। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज विजय सेन। सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान जो रूलर था, जो शासक था इस डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी का, वो था विजय सेना। ही कॉन्क्वर्ड द होल बंगाल एंड वाज सक्सीड बाय हिज सन बल्लाल सेना। ये पूरे ही बंगाल को जीत लिया और इसके बाद इसके सन मतलब इसके बेटे बल्लाल सेन ने इसको मतलब आगे बढ़ाया। He reigned peacefully but kept his domination intact. वो पीसफुली इन्होंने ये किया, मतलब राज किया। ऐसा नहीं है संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़ा करके राज किया, पीसफुली राज किया, मगर अपना जो डोमिनेशन था, जो अपना प्रभुत्व था, वो स्थापित करके रखा उन्होंने। He was a great scholar and wrote 4 books including one of astronomy. ये जो थे 4 बुक लिखे थे, उसमें से एक बुक का नाम, एक बुक एस्ट्रोनॉमी पे लिखे थे। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है खगोल, जो आकाश तारा जो वगैरह का ये होता है ना, तो उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो उसमें एस्ट्रोनॉमी पे एक बुक लिखा था। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज लक्ष्मण सेना। इस डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो लक्ष्मण सेना था। अंडर हुज रेन मुस्लिम इन्वेडेड बंगाल एंड द एम्पायर फेल। लक्ष्मण सेना के काल में ही मुस्लिम जो वो बंगाल में इन्वेड किया, मतलब उनका आवागमन हुआ बंगाल में, और उनका एम्पायर सेना जो एम्पायर था, वंश था, उनका
धीरे धीरे फॉल डाउन होने लगता है। तो हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।